हेलो दोस्तों, मैं मनीषा कुमारी ये लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए लूसेंट का बायोलॉजी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको मेरा ये सीरीज़ अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना चुका है और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको भी देखिए। और वीडियो को मेरा अगर कोई भी आपको कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें अपना सजेशन दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, वो नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अदरक का प्रकंद, ये तो चीज़ सही है। प्याज में मांसल पर्ण होता है, ये भी सही है। नारियल भ्रूणपोष, ये भी सही है। आलू और ये है मूल, ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फलों के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं फलों के अध्ययन को? तो एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन के चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन के चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही नहीं है? तो उभयलिंग फूलों के बारे में क्या सही नहीं है? उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, ये चीज़ क्या है? सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। और देखिए, ये जो अपने 103 नंबर वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो बीपीएससी में पूछा हुआ है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाते हैं। और एक बात और, मैं आप लोगों के लिए इम्तियाज़ अहमद बुक का भी लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वो वाला लेक्चर भी आप देखें। आप सीधे इम्तियाज़ अहमद मनीषा माइंड से सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फूल गोभी के पौधे का उपयोग भाग कौन सा होता है? जो फूल गोभी होता है उसका उपयोगी भाग कौन सा होता है? ठीक है, तो ताज़ा पुष्प का समूह, ठीक है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एंजोला फाइकस। तो इसका आंसर होगा वोल्फिया है जो सबसे छोटा फूल वाला पौधा है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रैफ्लेसिया, ठीक है। परागकण है, पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, परागण है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो परागण क्या है? पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोफिली, पोलिनोफिली, हर्बोफिली, एनीमोफिली। तो इसको कहा जाता है, हवा के परागण को कहा जाता है एनीमोफिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है ऑर्निथोफिली बोला जाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्निथोफिली बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है, ये बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है पिछली बार, बस इसमें एक और भी ऑप्शन था, थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था, लेकिन आभासी फल से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें आभासी फल कौन सा है? जो अंडाशय से डायरेक्ट फल बन जाता है ना, उसी को आभासी फल बोलते हैं। तो आभासी फल सेब है, ठीक है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह क्या है? तो नट, ठीक है, नट में रखा जाता है। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है, ठीक है। वह संग्रहित फल है, क्या संग्रहित फल है? तो सहतूत जो है ना वो क्या है? संग्रहित फल है, ठीक है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो मांसल एरिल जो होता है ना वो लीची के फल का खाया जाता है। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो टमाटर में होता है, ठीक है। टमाटर में जो होता है गुद्देदार थैलेमस होता है जिसको अपन खाते हैं। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? तो बीज पत्र से निर्मित होते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पार्थेनोकॉपी कहा जाता है। निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकॉपी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो
अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन कहलाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो परनिषेचन है जो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो द्विगुणित युग्मज। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो जो लाइकोपोइन है इससे टमाटर का लाल रंग के लिए ये क्या है? लाइकोपिन के थ्रू टमाटर का लाल रंग होता है, उसके लिए उत्तरदायी है लाइकोपिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो भी है वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पपीते में पीले रंग का कारण है, तो क्या कारण है? कैरिका जैंथिन होता है, जिसकी वजह से पपीते का रंग क्या होता है? पीला होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो क्या है? कैप्सेसिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो छाल देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? तो ये है कवक, ठीक है। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, तो क्या होते हैं? पत्ते होते हैं और सूखे फल होते हैं, ठीक है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अधपके फल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। अफीम पोस्ता जो होता है वो अधपके फल से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो दालचीनी का जो छाल होता है ना, छाल होते हैं ना, उसका अपन यूज करते हैं मसाले के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वतिकाग्र लाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई, ठीक है। और एक बात और, कल मैंने लेक्चर नहीं ले पाई थी क्योंकि लाइट नहीं था, लाइट की वजह से, तो इसी वजह से मैं ये लेक्चर नहीं बना पाई। तो आज मैं 100 के बदले 200 क्वेश्चन करवाऊँगी, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, आप आराम से देखिएगा, कि अगर सब समय पे नहीं करवाऊँगी तो फिर एग्ज़ाम आ ही जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो जो टाइम मिला है उसमें हम आपको लूसेंट करवाएंगे, सारा लूसेंट करवा दूँगी मैं। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास जो होता है वो तने के रूप में उत्पाद नहीं होता है, ये फ्लावर के अंदर मिलता है, ठीक है। लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है, ठीक है। अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के लैक्टस से, ठीक है। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है, तो फ्लोएम, ठीक है। एफ से क्या होता है? फूड, और एफ से फ्लोएम। तो फूड को कौन फ्लो करवाता है? तो फ्लोएम करवाता है, ठीक है। तो ऐसे आप आराम से इजीली आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम। ज से क्या होता है? जल, और ऊपर लेके कौन जाता है? तो जाइलम जाता है, ठीक है। जैसे उसमें फूड फ्लोएम, इसमें जल जाइलम, ठीक है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जल का क्या होता है? वहन होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, ठीक है। मतलब जो भोजन को ले जाता है ना, तो वो फ्लोएम ही लेके जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना की जाती है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स से प्राप्त होता है, ठीक है। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है पत्ते का हरा रंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो क्लोरोफिल का है। ठीक है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो जो मैग्नीशियम है वो पौधे में जब क्लोरोफिल बनता है उसमें सहायक तत्व है। ठीक है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्लोरोफिल। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? तो ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ है। पेड़ व पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जो पेड़ का अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे के द्वारा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया उसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? ठीक है। तो प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, नीला और लाल जो क्षेत्र होता है वहाँ पे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय कौन सा प्रकाश होता है जो सबसे कम प्रभावी है? तो हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? आवश्यक गैस है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या हटता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो आप सबको पता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जो गैस निकलता है वो ऑक्सीजन ही होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो जो जल का विखंडन होता है उसके थ्रू आता है ऑक्सीजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण। ठीक है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है क्या? रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग पौधों के खाद्यान्न का भंडार तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो कैल्विन साइकिल होता है, उसी के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा का पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? तो ये ATP के द्वारा होता है। ठीक है।
पौधे की पत्तियों में से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पौधों का शिथिल होना की डैश की वजह से होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधे क्या हो जाते हैं? शिथिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो रंध्र जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक इकाई में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? तो बिंदु स्राव के रूप में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? तो ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होती है उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम जो है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं किस फॉर्म में? तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो मटर की फसल होती है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। ठीक है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और अन्य दाल की जो फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन को स्थायीकरण करने की क्षमता होती है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं तो वृद्धि दर को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। तो और साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन ये सारे क्या हैं? पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो कैल्शियम जो है वो पौधों का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2,4-D। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो साइटोकाइनिन का यूज करके क्या कर सकते हैं? बौने पौधों को बड़ा कर सकते हैं। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं? तो साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ठीक है, तो एथिलीन जो है इससे क्या करते हैं? फलों को पकाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप वर्धन नियंत्रक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। तो क्या है? डंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनाइड और टार्पिन। ठीक है, गन्ने का लाल शराद किसके कारण बनती है? तो कॉर्लेटोट्राइकम फैल्केटम। ठीक है, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो ये क्या है? पीथियम डिबेरियनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? तो गेहूं की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। पौधों में जो वाइट बड रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। ठीक है, और धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीरीट पीटिका रोग हो जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फेसियस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो धान हरितवाल, ये सही। धान में हरितवाल नाम का कोई भी रोग नहीं होता, ये वाला ऑप्शन गलत है।
बाजा आर्गट ये सही है, मटर पाउंड्री मिलियोड ये भी सही है, चना उकठा ये भी सही है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो ये अर्नस्ट हेकेल ने किया था। ठीक है। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण के बीच का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर टांसले ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है। तो परितंत्र का इकोसिस्टम का ये उदाहरण है। ठीक है। जिसमें जीवों का समुदाय रहता है और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक का किसको बोलते हैं? पेड़ पौधे उत्पादक हैं और उपभोक्ता कौन है? जैसे कोई जानवर हो गया जो घास उस खाता है वो उपभोक्ता हो गया, क्योंकि वो उसको खा रहा है और फिर उस जानवर को कोई और खाता है तो वो उसके लिए, जो खाता है उसके लिए वो उपभोक्ता हो गया, जो जिसको खाया जा रहा है वो उत्पादक हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक। ठीक है। फ्लोरा और फौना का अर्थ है तो पौधे और पशु। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये धान का जो खेत है वो कृत्रिम मतलब इंसान के द्वारा बनाया जाता है। धान जोता जाता है, बोया जाता है, उसके बाद ना धान का खेत तैयार होता है। लेकिन ये वन अपने आप उगता है, झील भी अपने आप होता है, घास का जो मैदान है कोई भी खाली मैदान छोड़ दो तो अपने आप घास आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्रकृति रूप से का पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन ये जो धान का खेत है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? ठीक है। जो इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो तालाब हो गया, खेत तालाब हो गया। तालाब को इंसान खोद करके बनाता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। खेत में तो खेत जैसे का तैसे, खेत कैसा खेत है ये तो नहीं बोल रहा है, ऐसे भी खेत पड़ा होता है तो ये तो प्राकृतिक हो जाएगा, वन भी प्राकृतिक हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है कृषि भूमि द्वारा। ठीक है। खाद्य श्रृंखला है एक जीवी। खाद्य श्रृंखला क्या है? एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य का पारण और इस प्रकार का ऊर्जा, मतलब एक जीव का ऊर्जा दूसरे जीव के ऊर्जा में जो ट्रांसफ़र होता है वहीं क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होता है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है या द्वितीय उपभोक्ता हो सकते हैं। प्राथमिक का मतलब डायरेक्ट सब्जी वगैरह खा लेते हैं अपन, और द्वितीय का मतलब क्या होता है? किसी जानवर को खाते हैं। इसका मतलब जानवर घास उस खाया होगा, किसी चीज़ को खा के बड़ा हुआ होगा ना, जैसे कि मुर्गा हो गया, मुर्गा कुछ ना कुछ खाता होगा तो मुर्गा के तो वो भी हो गया, तो वो हो गया प्राथमिक। और हम लोग हो गए मुर्गा को खाते तो हम लोग द्वितीय हो गए। ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझ लिए। चलिए अब अगला अगला क्वेश्चन है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास के बाद बकरी के बाद मानव। आहार श्रृंखला मतलब बकरी घास को खाती है और मानव बकरी को खाता है। ठीक है। यही श्रृंखला बन गया। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है कि घटती है? तो घटती है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 211 नंबर का क्वेश्चन हो गया, यानी ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक करवा दिया है। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर और मैंने क्या किया है, बिहार स्पेशल का भी कुछ लेक्चर बना रखा है, तो आप वहाँ पे जाइए, बिहार स्पेशल मनीषा माइंड करके चेक कीजिए और वहाँ से आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। और एक और इम्तियाज़ अहमद का सारा बुक मैं करवा रही हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो जो आप जाइए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और उसके बाद सागर। तो घटती उत्पादनशीलता में मतलब सबसे कम उत्पादन कौन देता है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी अगर काटिएगा तो क्या होगा? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा ही, ये तो कॉमन सी बात है। सामाजिक वानिकी यानी समाज मिल के वन लगाया तो इससे पारिस्थितिकी संतुलन अच्छा होता है, बिगड़ता तो नहीं है। वन रोपण से भी अच्छा होता है, वन महोत्सव से भी अच्छा होता है, लेकिन अगर लकड़ी काटिएगा तो बिगड़ेगा। भारत में पारिस्थितिकी संतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनों उन्मूलन की वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन क्या हो जाता है? बढ़ रहा है। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, वो कौन सा है? तो जिसको हम ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं लेकिन प्रकृति की दृष्टि से क्या है? पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, तो वो है यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना करना है? तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब दोबारा फॉरेस्ट लगाओ, ठीक है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हरे पादप के द्वारा किया जाता है। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? तो पादप प्लवक पुंज के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो पौधे के द्वारा छोड़ी जाती है। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ये जो ऊर्जा है ये एक दिशीय प्रवाह दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर घास को अगर बकरी खाती है तो घास का जो ऊर्जा है बकरी में जाता है, बकरी को मानव खाता है तो बकरी का ऊर्जा जो है मानव में जाता है, लेकिन क्या मानव का ऊर्जा घास में जाएगा? नहीं जाता, ठीक है। अब ये बात अलग है कि इंसान मर जाए, उसको जला दो या राख वगैरह बन जाए तो उसके थ्रू जाए मिट्टी में, तो मिट्टी के थ्रू घास में जाए, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो इसका हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या घास इंसान को खा सकता है? तो नहीं खा सकता। जैसे अपन जैसे सब्जी वगैरह को खा सकते हैं वैसे घास हम लोग को नहीं खा सकता, तो इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता है, ये चीज़ आप समझिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सर्वोत्तम है? तो जो सौर सेल है वो क्या है? वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सर्वोत्तम है। दूसरा क्वेश्चन है, एक डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो IUCN के द्वारा किया जाता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? एक सीटू संरक्षण। एक सीटू संरक्षण का मतलब क्या होता है? जिसे हम बाहर से कहीं एक जगह पे ले जाकर उसको संरक्षित करें। इन सीटू का मतलब जो जहाँ का चीज़ है वहीं पे संरक्षित कर दो, ठीक है। जैसे कि आपका कोई घर होगा, गांव होगा, तो आपको वहीं पे एजुकेशन दे दिया जाए तो वो इन सितु एजुकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाहर निकाल के किसी दूसरे शहर में ले जा करके आपको एजुकेशन दिया जाता है तो उसको एक सीटू एजुकेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
ये क्या चीज़ है, दुर्लभ प्रजाति के बारे में है। तो एक सीतु मतलब दूसरी जगह से ला कर उसको संरक्षित किया गया है, और इन सीतु का मतलब क्या होता है, उसी जगह पे संरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा है? तो क्या है, वन जीव गलियारों का संयोजन। जब वन जीव गलियारा होते हैं तो उससे बाघों का जो मेल और फीमेल होते हैं उनका कनेक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि अगर कोई उस साइड चला गया ना तो फिर आने में उसको दिक्कत होता है। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, क्या है, सतत विकास के अध्ययन स्थल। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो जो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है इंडिया में कितने हैं, आई थिंक 3 है। एक तो है पश्चिमी घाट है, एक तो उधर है गया पूर्वी भारत में हो गया, एक थोड़ा बहुत है इधर पूर्वी भारत में भी है, पूर्वी घाट पे भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पश्चिमी घाट में ज़्यादातर पे है हॉट स्पॉट सबसे अच्छा खासा। ये देखिए, 10 प्रजातियाँ संकटग्रस्त प्रजातियाँ के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। तो ये क्या है, हानिकारक, जो हानिकारक है वो उसको शामिल नहीं किया गया है। लुप्त प्राय को शामिल किया गया है, विलुप्त को किया गया है, जो असुरक्षित है उनको शामिल किया गया है IUCN लिस्ट में। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इकोटोन वो है जहाँ 2 बायोमास मिलते हैं, मतलब जहाँ पे स्थल और जल मंडल जहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ पे इकोटोन बोलते हैं। इकोटोन में वो भी जीव पाए जाते हैं जो स्थल पे भी रह ले और जो पानी में भी रह ले। तो इकोटोन में ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, मतलब विविधता ज़्यादा होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अनुसंधान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NGT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT। निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ठीक है, इसका आंसर C होगा। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो ये वन कटाई के विरुद्ध था। ठीक है, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। इसका गाढ़ा किसने गाढ़ा था? किसने ये चीज़ बोला था कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने ये चीज़ बोला था। ठीक है, ये बात बोला था। अगला क्वेश्चन है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी उगाते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो हैलोफाइट कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। किसको कहते हैं? एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? तो उष्ण एवं शुष्क अवस्था में मरुद्भिद उपजते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव न्यूनीकरणीय नहीं है? तो चांदी का जो पन्नी हो जैव न्यूनीकरणीय नहीं है, वो गलता नहीं है ना। जूट की टोकरी इजीली गल जाएगा, चमड़े का थैला भी गल जाएगा, ऊनी चटाई भी इजीली अपघटित हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? तो पेपर जो है इजीली ये हो जाता है, अपघटित हो जाता है, सरगल जाएगा। निम्नलिखित में से, लेकिन DDT प्लास्टिक एल्युमिनियम में सब तो नहीं गलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पर्यावरण जैवीय रूप से अपघटित होता है? तो मल, जो मल होता है वो इजीली अपघटित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कागज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो ये कौन सा है? रबर। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो वहित मल। ठीक है, ऑप्शन आप और भी देख लीजिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है पारा, वहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टस। तो इसका क्या होगा आंसर? वहित मल। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी? तो जोसेफ फ्लोरियर ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हरित ग्रीन प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प, ये सब जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो डॉप्सन के द्वारा क्या किया जा सकता है? ओजोन की मोटाई मापी जा सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो भीषण गर्मी के दिन में वो क्या दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब वायुमंडल में उपस्थित ये क्या है? वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है। क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? तो यूवी जो रेज है ना वो त्वचा को क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? तो पराबैंगनी किरण होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। वैश्विक उष्णता मतलब गर्मी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तो वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी हो जाएगी। अगर भूमंडलीय ताप में वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा? जो वनस्पति है उसमें प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? तो खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग कीजिएगा। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय है? ऐसा तो नहीं है, उससे और ज़्यादा धुआं निकलता है, वो और ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा, उससे और गर्मी होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है? जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना। ये भी ऐसा कोई नहीं है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग ही क्यों करना? अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं चाहिए तो मत कीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग करना, वनीकरण। तो इसमें बोल रहा है उपाय नहीं है। ठीक है, तो नहीं में ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो अम्लीय वर्षा। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो अम्लीय वर्षा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। इटाई क्या एक रोग है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि का सूचक है? तो लाइकेंस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनता है। पेड़ों से क्या होता है? कार्बन सिंक क्या होता है? ये चीज़ें तो आपको मतलब आप जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आता है। वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन सिंक क्या होता है? मतलब सिंक क्या होता है? जो सिंक का मतलब होता है सोख लेना किसी चीज़ को, मतलब इकट्ठा कर लेना उस चीज़ को। तो जो पौधे होते हैं ना वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वो एक तरह का सिंक का कार्य करता है। तो इसी को बोलते हैं कार्बन का, पेड़ों से कार्बन सिंक बनता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन क्या है? कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो जो अम्लीय वर्षा
जो मार्बल का क्षरण करती है। अम्लीय वर्षा की वजह से मार्बल का क्षरण होता है, इसी वजह से ताजमहल का कलर कम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है, उससे श्वासारोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसका आंसर हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित कर ऑक्सीजन में ले जाने की क्षमता को कम करता है, ठीक है, तो वो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यह ppm का पूर्ण रूप क्या है, यानी ppm का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितनी पार्ट्स हैं, ठीक है, प्रदूषण के। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। SPM का फुल फॉर्म क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है, तो कणीय पदार्थ होते हैं जो वायु में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है, तो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन को संदर्भित करता है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरोक्सी एसीटल नाइट्रेट यानी पैन क्या है, तो गौण प्रदूषक है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है, तो स्मॉग। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये सब चीज़ें में भी आ जाए, क्योंकि बहुत इस बार तो चर्चा में रहा है। लेकिन इस बार का BPSC का क्वेश्चन जो सेट हुआ था उसमें तो नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, आने BPSC कुछ भी पूछ सकता है ना, तो इसको देख लीजिए, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जो मुद्दा चल रहा है पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बाढ़ आ रहा है, कहीं कहीं ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, कहीं कहीं बारिश ज़्यादा हो जाती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती है। तो जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच। तो हम क्या देख रहे थे, ये क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच में क्या होता है, करार होता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, तो 2005 में प्रभावी हुआ था, ठीक है। ये क्या है, अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एक तो, जिसका आयोजन हुआ है। अब इसके बारे में आप पढ़ने के लिए गूगल कीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था, तो मॉन्ट्रियल में बना था। तो देखिए मॉन्ट्रियल का तो ये आ गया, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन है उस पर प्रतिबंध बनाने के लिए प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था, तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, यानी CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से, ठीक है। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से होता है, क्या होता है, मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा। अगर आप उर्वरक ज़्यादा यूज कीजिएगा तो सारा प्रदूषण होगा, ठीक है, इसलिए आंसर है इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो तट पर मछली पकड़िएगा तो वो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, लेकिन अगर समुद्र में डंपिंग कीजिएगा, यानी जो कचरे कूड़े करकट जो होते हैं उसको आप डंप कर दीजिएगा तो वो प्रदूषण फैलाएगा। घर का कचरा फेंकिएगा वो भी प्रदूषण फैलाएगा। तेल का फैलना का मतलब क्या होता है, जो सूर्य की जो लाइट जाती है, अगर तेल ऊपर फैल जाएगा तो नीचे अच्छी तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे क्या हो जाएगा,
उससे जो पानी के अंदर की जो वनस्पति है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से वो ख़त्म होने लगेगी। तो वो ये भी एक प्रदूषण का कारण है। लेकिन तट पे अगर आप मछली पकड़ रहे हैं तो ये प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है, तो मानव अपशिष्ट से संदूषण। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है, तो पार्थेनियम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है, तो स्वाद और गंध नियंत्रण को ये तो नहीं किया जाता है, अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। जल का जो उपचार किया जाता है संयंत्र में क्लोरामाइन का जो यूज होता है ना, उससे क्या होता है, उससे अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, तो क्लोरीनीकरण के द्वारा जो जल में प्रदूषक है के रूप में मौजूद लोहा और मैग्नीज है उसको नहीं हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है, तो प्रतिवर्ती पराशरण। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है, तो लगभग 130 डेसिबल। अगर आप 130 डेसिबल से ज़्यादा का शोर सुनते हैं तो क्या होगा, आपका कान खराब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, तो ओजोन का जो क्षय हो रहा है वो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, तो उच्च रक्तचाप, श्रवणहास, टिटनस और त्वचा रोग। त्वचा रोग जो है वो ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश के द्वारा किया जाता है, तो ये हवा और पानी के द्वारा किया जा सकता है। डैश कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, यानी कार्बनिक अपशिष्ट कचरा में क्या होता है, प्लास्टिक का बैग, नहीं ये तो नहीं होता है, तो खराब ही नहीं होता। धातु गिलास वैसे का वैसे रह जाएगा, लेकिन जो अपशिष्ट होता है, कार्बनिक अपशिष्ट होता है, वो सब्जी के छिलके होता है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है, तो थर्मल पावर। थर्मल पावर से बहुत पॉल्यूशन होता है। जैव आवर्धन का क्या कारण है, तो ऑर्गेनोक्लोरीन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है, तो वनोरोपण। अगर आप वन को रोपिएगा तो पर्यावरण का प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना। अम्लीय वर्षा होगा तो आएगा, भोजन का अनुवांशिक संशोधन, जैव विविधता की हानि होगी तो भी पर्यावरण में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर वन को रोपिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, साथ कुछ अच्छा होगा। लास्ट क्वेश्चन हम आज का देखते हैं। चार्नोबिल महापीड़ा किसके प्रदूषण का परिणाम है, तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट का, ठीक है। तो मैंने आज आपको 200 क्वेश्चन करवाया है, तो इसको आप बार बार देखिए, और जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है उसको कम से कम 10 बार तो देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। आप 2 बार देखिए चलता है, लेकिन एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर बुक नहीं है तो 2-3 बार वीडियो देखिए, इससे आपको जो क्वेश्चंस है ना माइंड में आ जाएंगे। और बीपीएससी में लूसेंट डायरेक्ट ला के रख देता है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 900 के आसपास क्वेश्चन है, तो इस सीरीज़ में आपको सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर इससे 1% भी अगर आपको लाभ हुआ है, तो बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।